कल हमने कोरोजन किया था, प्रिवेंशन मेथड्स किए थे और कौन कौन से फैक्टर प्रमोट करते हैं वो भी देखा था। ठीक है, ओके, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जो भूल गया था बताना। जो एंटी रस्ट एजेंट्स है ना, या जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, उसमें एक बहुत अच्छा नाम आता है बिस्फिनोल का, याद रखा दिस। ये मैं टेस्ट सीरीज में बना रही, मैंने टेस्ट सीरीज में भी बना रखा है। बिस्फिनोल, क्या पढ़ते हैं इसको? बिस्फिनोल, बहुत अच्छा एंटी रस्ट एजेंट है ये। अच्छा जी, इसी पे बेस्ड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड नेरनेस्ट इक्वेशन से एक सवाल आपको पूछा गया था बीएससी नर्सिंग जेके बोपी में 2025 में, कल का पेपर था। ठीक है, देखते हैं। इजी मस्त सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल बना रखा है। कहता व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इफ नेरनेस्ट इक्वेशन इज दिस। ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा सॉल्व करने का, फिर बताऊंगा मैं कि कैसे होगा सवाल। आपको नेरनेस्ट इक्वेशन दी गई है, आपको इस नेरनेस्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, बस n बताना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है ना, लगाओ क्या आइडिया लग सकता है। शाबाश, बढ़िया सवाल है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत लॉजिकल सवाल है। ठीक है, आम बच्चे के दिमाग में नहीं आएगा। हाँ, अगर बच्चे ने बहुत अच्छे से देख रखी चीज़ों को तो फिर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, जस्ट एक कंपैरिजन होगा, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्या आप देख पा रहे हो कि नेरनेस्ट इक्वेशन गिवन है? अच्छा, क्या आपको नेरनेस्ट इक्वेशन पता है सब? बिल्कुल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लॉग क्यू। ये ठीक है, इतना सा पता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नेरनेस्ट लिखूंगा जनरली और उसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, बात खत्म हो जाएगी। मैं सिर्फ नेरनेस्ट लिखूंगा और इसके साथ कंपेयर करूंगा। ठीक है ना, सो वी नो। मुझे बताइए नेरनेस्ट क्या होगा सर? नेरनेस्ट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। सही, इतना ही है। अच्छा, अब कंपेयर, अच्छा मैंने इसके साथ क्यों कंपेयर किया? मैंने आर टी अपॉन एन एफ के साथ कंपेयर क्यों नहीं किया? क्योंकि सर अगर मैं उसके साथ कंपेयर करता, यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है और यहाँ आर टी बड़ी सारी चीजें हो जाती है, इसलिए लग रहा है कि रिलेशन इसके साथ कंपैरिजन में है। अच्छा, जब ये इसके साथ कंपैरिजन में है तो आप देख पा रहे हो लॉग क्यू लॉग 10 के बराबर दे रखा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अपने को चाहिए भी नहीं है ई सेल ई नॉट सेल। कुल मिला के मेरे को चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन से मिलेगा। सर इसका मतलब अगर इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान में रखूं तो ये वाला पोर्शन ये वाले पोर्शन के कंपैरिजन में है, मतलब इस पोर्शन का वैल्यू ये दे रखा है। ठीक है, तो पूरे सवाल को ध्यान में से देखते हुए अपने को ये पता चल जाएगा कि माइनस 0.059 अपॉन एन है। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस 9.83 इंटू 10⁻³ इतना दे रखा है, जस्ट अ कंपैरिजन। ठीक है, माइनस माइनस कट दिया मैंने, एन निकालना है, ये डिवाइड में आ जाएगा तो आ जाएगा 0.059 अपॉन 9.8 इंटू 10⁻³ इतना ही होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं लिखूंगा 59 अपॉन 10⁻³ आएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 9.83 इंटू 10⁻³ ये और ये कट गया। ठीक है, अच्छा ऊपर लेके जाऊँ तब भी +3 बनेगा, तब भी काट दे सकते हैं, तो ये बच गया। इसको करीब मैं 10 मान के चलता हूँ, 9.8 10, और इसको मैं 60 मान के चल लेता हूँ, तो 10 के 60 हो जाएगा। डिवाइड भी कर लूँ तो ये 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6, और आपको नियरेस्ट इंटीजर ही पकड़ना था। ठीक है ना, 6 आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? 6 आंसर। कुछ नहीं था सवाल, सिर्फ कंपैरिजन करना था, जस्ट कंपैरिजन करना था, काम बन जाता। हाँ, ट्राई किया था कि थोड़ा नया सवाल बनाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों ने चीज़ों को एब्जॉर्ब किया होता है वो सवाल कर लेते हैं, और जो बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ स्ट्रिक्ट रहता है ना, मतलब उसने सिर्फ फॉर्मूला देखा है, बाकी अप्लाई करना सीखा ही नहीं है, वो इस सवाल को देख के डर जाएगा कि क्या दे रखा है, ऐसा बवाल दे रखा है कुछ तो। ठीक है, दूसरा सवाल था, ये सबसे हल्का। चलो ये बताओ, ये तो बताना चाहिए आप लोग। हाँ, किस में लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू बराबर होगा, बस इतना देखना आपको, और लैम्डा ई क्यू बहुत हल्का है, रिलेशन ध्यान में रख लो, काम बन जाएगा। मैंने जब ये पढ़ा था मैंने कहा था कि लैम्डा एम जनरली लैम्डा ई क्यू से ज़्यादा होता है, लेकिन एक केस में बराबर होता है। मैंने केस भी लिखा था साथ में, मैंने साथ में लिखा भी था कि बराबर कब होता है, मैं लिख भी रखा था ये। ठीक है, देख ऐसा बताया था मैंने, ध्यान सुनना। मैंने ऐसा बताया था कि लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर, ये बताया था मैंने। जब n फैक्टर 1 होगा तो बताया भी था ना मैंने, जब n फैक्टर 1 होगा तब लैम्डा ई क्यू लैम्डा एम के बराबर होगा। सही है, इसको 1 कर दो, ये इसके बराबर है। अब देखना इसमें n फैक्टर किस में 1 है, बस काम खत्म हो गया। बताओ इस वाले में से किस में n फैक्टर 1 होगा, चार्ज देखना है, इसी में होगा ना, के पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, के पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, इसी में n फैक्टर 1 होगा। अगर इसमें n फैक्टर 1 है तो इसका लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू बराबर, इस वाले में +2
बराबर नहीं होगा, इस वाले में +3 बराबर नहीं होगा, इस वाले में कैटाइन का चार्ज देखते हैं, सिर्फ कैटाइन का चार्ज देख लो, काम बन जाता है इन फैक्टर में जब इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट दिया हो। ये बन गया। बताओ क्या सवाल था? नहीं था, ऐसा नहीं था, सवाल कोई टफ नहीं था। हाँ अच्छा सवाल था, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोई टफ नहीं था कि ऐसा हो ही ना पाए कि ऐसा कुछ भारी सी चीज़ दे रखी है। ठीक है, अच्छा चलो एक और चीज़ बताओ मेरे को, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूँ, ऐसा लिख लेता हूँ, रस्ट कंसिस्ट ऑफ, मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, ध्यान देना। रस्ट कंसिस्ट ऑफ ओके, बताइए क्या लग रहा है? बी लग रहा है, होना तो चाहिए बी, ठीक है ना। अच्छा जब फॉर्मूला पूछे ना, तो फॉर्मूला ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब रस्ट का फॉर्मूला पूछे ना पर्टिकुलरली, तो फॉर्मूला ये है। अच्छा रस्ट या कोरोजन का मतलब आपके पास जो मेटल होगा दैट इज बीइंग कन्वर्टेड, दैट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इट्स स्टेबल कंपाउंड्स। और सर जब भी रस्ट बनता है तो आयरन के कंपाउंड्स बनते हैं, और ये आयरन के कंपाउंड्स ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड ये भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, या हाइड्रोक्साइड ये भी है, मैंने कॉपर की टर्म में लिखा था सिर्फ, आयरन के साथ भी सेम मामला होता है। और ये आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ये भी है, तो रस्ट तीनों चीजें आएंगी। रस्ट में एक चीज नहीं आती, ध्यान देना, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, नॉट ओनली Fe2O3.x टाइम्स H2O, सर ये भी है, ये भी है, ये भी है। सो रस्ट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स, एक चीज नहीं है रस्ट इज, ध्यान में रखना, कलेक्शन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आयरन, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आयरन होते हैं, ठीक है ना। और इसमें मोस्ट फेमस टाइप का रस्ट ये है, मोस्ट फेमस फॉर्मूला वो है, बट मोस्ट फेमस टाइप ऑफ रस्ट ये है जी, मोस्ट फेमस टाइप ऑफ रस्ट आपका आयरन के टर्म्स में, ठीक है। चलिए ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया था, मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ, देखते हैं सवाल है कुछ आपको बताने, साथ में शबर 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड। जब सेल से कोई भी करंट ना लिया जाए तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच, कैनोड और कैथोड के बीच का, उसको क्या पढ़ते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF पढ़ते हैं उसको सिंपली, ठीक है ना, सही है ना, EMF पढ़ते हैं। ओके, सेकेंड, अंडर व्हाट कंडीशन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। किस कंडीशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव करता है? जब एक्सटर्नल पोटेंशियल इंटरनल से ज्यादा हो, या जब अपोजिंग पोटेंशियल, क्योंकि वो अपोजिट में ही चलता है, अपोजिंग पोटेंशियल आपका इंटरनल पोटेंशियल से ज्यादा। हाँ डैनियल की पर्टिकुलरली बात करें तो 1.1 से ज्यादा, अदरवाइज इन जनरल लिखना है, उसने डैनियल लिखा नहीं है, इन जनरल आप ऐसा कहेंगे कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है इट शुड बी ग्रेटर देन इंटरनल पोटेंशियल, अपोजिंग पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इंटरनल पोटेंशियल, आपको पता चल गया। ओके, अच्छा व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन फैराडे रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3? बहुत बार बताया, 3F। कितना फैराडे लगेगा? 3 फैराडे, कल भी बताया था मैंने, ठीक है ना। ये आ गया आपका, इसको जब ब्रेक करोगे तो ये बनाएगा 2 times Al+3। सर 2 मोल चाहिए तो 6 फैराडे लगेगा, 3 to the 6। ओके, अगर 1 मोल चाहिए आपको, अगर Al+3 चाहिए तो कितना फैराडे लगेगा? सिंपली 3 फैराडे, सही है, 3 फैराडे, ये डायरेक्टली याद ही हो गया आपको। ओके, हाउ द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल चेंजेस विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। कहता है सेल कांस्टेंट कैसे बदलेगा अगर इन चीजों को मैं चेंज कर लूं? नहीं बदलेगा सर, सेल कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टिविटी सेल, फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये कांस्टेंट ही तो होता है, नो चेंज, ठीक है ना। हाँ, ये चाह रहा है कि बच्चा दिमाग लगाए, कुछ ना कुछ झोल झाल करके झूठ लिख दे, नहीं चेंज होगा, ये दे ही रखा सेल कांस्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल हैपन एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड? बहुत बढ़िया पढ़ रखा आपने, पता है आपको, CuSO4 दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन इलेक्ट्रोड किसका लगा है? कॉपर का। अब वही इलेक्ट्रोड और वही सॉल्यूशन में क्या होता है उस टाइम पे? सर उस टाइम पे वही एनोड पे ऑक्सीडाइज करता है और वही कैथोड पे। तो इसने पूछा एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे आपका कॉपर डिसॉल्व होगा। सर कुल मिला के जो Cu एनोड सॉलिड था ये Cu से +2 चला जाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट, और यही Cu+2 जाके डिपॉजिट कर जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा, कहता है अंडर व्हाट कंडीशन E cell इज 0 एंड del G R इज 0? रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम पे, ऑब्वियस एट इक्विलिब्रियम,
एट इक्विलिब्रियम, कंडीशन इक्विलिब्रियम पे होती है। गुड। अच्छा इसी के और में लिखा हुआ इसने, गिव द कंडीशन फॉर डैनियल सेल इन विच देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। किस कंडीशन में नहीं होता? हाँ, अगर सॉल्ट ब्रिज रिमूव कर दें, या अगर आपने सॉल्ट ब्रिज रिमूव नहीं किया तो दूसरा कंडीशन ये है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू द इंटरनल पोटेंशियल, सही है ना? तो वो कंडीशन लिखनी पड़ेगी आपको। अदरवाइज अगर आपने ऐसा लिखा ना कि डैनियल सेल इसने बनाया है ना सेल, अगर आपने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया तो वो सेल बना ही नहीं बेसिकली, तो वो लगाना जरूरी है। तो कुल मिला के एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर। सो एक्सटर्नल किसके बराबर? ये मेन रीजन है इसका, ये मेन रीजन है इसका, एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर होगा। ओके, वाइज ये भी पढ़ा है मैंने। मैंने परसों भी कहा था जब मैं सीबीएसई के सॉल्व करवा रहा था, मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए एसी यूज करते हैं, डीसी नहीं ना। इसने वही पूछा है, कहता एसी क्यों यूज करते हैं अगर आपको रेजिस्टेंस को मेजर करना है? क्योंकि सर अगर डीसी यूज करेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, नंबर ऑफ आइंस बदल जाएंगे, नंबर ऑफ आइन बदले तो वैल्यू बदलेगा, ठीक है। सो दैट टू प्रिवेंट, सिंपली लिखूंगा मैं, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलिसिस, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलिसिस, नंबर ऑफ आइंस बदलेंगे तो ये वैल्यूज बदल जाएंगी। ओके, अच्छा ये अच्छा ये भी अच्छा है। हाउ विल द पीएच ऑफ ब्राइन, ब्राइन का मतलब होता है नमक और पानी का सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन पढ़ते हैं उसको, ठीक है ना, जैसे खारे पानी का सोल्यूशन मान लो आप, बी इफेक्टेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। मतलब कुल मिला के एक्वस NaCl सोल्यूशन दिया है, कहता है इलेक्ट्रोलिसिस करने पे पीएच कैसे बदलेगा, ये बताना आपको। बताइए क्या चेंज आएगा? घटेगा, देखते हैं, ठीक है। आपने एक्वस NaCl लिया, एक्वस NaCl का मतलब दो चीज़ें मिलेंगी मेरे को सर, एक तो NaCl खुद और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट H2O। सर इससे बनने वाला Na पॉजिटिव एंड Cl, और इससे बनने वाला H पॉजिटिव प्लस, बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखेंगे कैथोड की तरफ कौन भाग, दोनों है। मतलब किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऐसा SRP वैल्यू, तो इसका मतलब ये कहाँ पे, कैथोड पे। ओके, और यहाँ से किस फॉर्म है, वो भी H2 की फॉर्म है, और ये OH और Cl2 से OH नहीं Cl, OH नहीं Cl का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है नीचे। हाँ, एनोड पे Cl2 गैस, एनोड पे Cl2 गैस, क्या बचा क्या NaOH, ये बच गया ना दोनों, ये NaOH मिले सोल्यूशन में, ये बचेगा। जब सोल्यूशन में ये बचेगा तो सोल्यूशन में बनेगा अपना NaOH, ये डायरेक्टली भी याद था आपको। NaOH बना मतलब बेस बना, और अगर बेस एल्कली बना तो पीएच बढ़ा, पीएच इंक्रीज करेगा, पीएच इंक्रीज करेगा। ओके, ये भी पढ़ा है मैंने। अनलाइक ड्राई सेल, द मर्करी सेल हैज़ अ कांस्टेंट पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स लाइफ यूज। व्हाई? मर्करी सेल का हमेशा वोल्टेज, जब तक इसकी लाइफ है तब तक वोल्टेज इसका कांस्टेंट होता है। क्यों? शाबाश। क्यों? मैं रिएक्शन लिखता हूँ, मत समझ में आ जाए, मैं इसका नेट रिएक्शन लिखता हूँ, शायद याद आ जाए आपको। नेट रिएक्शन लिख लेता हूँ, मैंने कहा था एनोड पे जिंक एमलगम प्लस HgO ना, वो आ फ्यूल सेल की बात बोल रहे हो तुम लोग कि उसको रिचार्ज नहीं करना पड़ता, ZnO प्लस Hg, ये था नेट रिएक्शन इसका। इसको देख के बताओ क्या लग रहा है, क्यों इसका वोल्टेज कांस्टेंट होता है थ्रू आउट लाइफ? सो बिकॉज इन इट्स नेट रिएक्शन नो आइंस आर इन्वॉल्व्ड। मैंने कहा था कि ये सेल को बदलने वाला आइन होता है, इसमें आइन इन्वॉल्व नहीं होता। नो आइंस आर इन्वॉल्व्ड इन इट्स नेट रिएक्शन, नो आइंस, याद है, नो आइंस आर इन्वॉल्व्ड इन इट्स नेट रिएक्शन, इन इट्स नेट रिएक्शन। इसकी नेट रिएक्शन में कोई आइन इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इसका वोल्टेज कांस्टेंट, जब तक लाइफ है तब तक वोल्टेज कांस्टेंट चलता रहेगा इसका, ठीक है। ओके, 10 बताइए, पर्पस बताना, न्यूट्रलिटी, कोई से 2-3 काम बताइए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बहुत अच्छी है, तो इजी है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं मेरे को। इलेक्ट्रिक सर्किट, इंटरनल सर्किट कंप्लीट करता है, बहुत बढ़िया। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है, ये पता है आपको, ठीक है। अच्छा, 2 मेटल्स हैं, A और B इलेक्ट्रोड, एक के SRP का वैल्यू ये है, दूसरे का ये है। कहता है इनमें से कौन सा है जो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करवा सकता है H2SO4 से, लिबरेट करा सकता है। मतलब एक किस पे है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वो एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया था कि वेदर टू डिस्प्लेस H2 गैस और नॉट। ऑब्वियसली जिसका माइनस होगा वो क्या करे, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो वाला, ठीक है ना। माइनस वाला क्या है, SRP वैल्यू जितना कम ये उतना रिएक्टिव, और जितना रिएक्टिव ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की क्षमता रखता है, ये वाला डिस्प्लेस करवा पाएगा। ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी का टेम्परेचर, हाँ, लैम्डा m कैसे इफेक्टेड होगा? टेम्परेचर कंसंट्रेशन से अफेक्टेड होता है। मोलर कंडक्टिविटी पूछा, लैम्डा m पूछा कैसे वैरी करेगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलर, लैम्डा टेम्परेचर बढ़ा, नंबर ऑफ आइन बढ़ेगा, सीधी बात है। नंबर ऑफ आइन ना भी बढ़े ना, अगर ना भी बढ़े तो फ्लो बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग के केस में ना भी बढ़े तो फ्लो बढ़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, लैम्डा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का डायरेक्टली। ओके, हाँ, व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2 इन ड्राई सेल, ये भी पढ़ा है मैंने।
ZnCl2 का रोल मैंने कहा था कि जब ड्राई सेल में रिएक्शन होता है तो अमोनिया गैस लिबरेट होता है, वो अमोनिया गैस सेल में क्रैक कर सकता है, और उस चीज से बचने के लिए ZnCl2 क्या करता है, उस अमोनिया के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बना लेता है, ठीक है ना। और वो कंपाउंड कुछ ऐसा था, अगर आपको ध्यान में हो, कॉम्प्लेक्स था बिल्कुल। ZnCl2 प्लस 4 टाइम्स NH3, ये बना था ZnNH3 4 टाइम्स और बाहर Cl2 था। दिस इज टेट्राअमीन जिंक क्लोराइड, टेट्राअमाइन और जिंक क्लोराइड, बेसिकली अमाइन लिखते हैं इसको, टेट्राअमाइन जिंक क्लोराइड और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 था। तो ये क्या काम करता है, इसका रोल है जो अमोनिया गैस लिबरेट होगा उसको सॉलिडिफाई करके रखना, मान लीजिए उसको कंपाउंड में जकड़ के रखना, कॉम्प्लेक्स में जकड़ के रखना। ओके, कहता वाई इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेटेड टू ई नॉट सेल एंड नॉट ई सेल। ओके, कहता जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन पढ़ते हो उसमें ई सेल के साथ रिलेशन नहीं होता, ई नॉट सेल के साथ होता। अगर आपको रिलेशन ध्यान में हो, आपने ये पढ़ रखा है, दैट इज वो तो 0 हो जाए, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT log K, ये रिलेशन था। इसके साथ नहीं था क्योंकि सर एट इक्विलिब्रियम दिस ई सेल बिकम 0, दिस ई सेल बिकम 0, इक्विलिब्रियम पे ये 0 हो जाता था, क्या कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है। ये मैंने कल ही बताया, मैंने कहा था खारे पानी में रस्टिंग ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कंडक्टेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो फास्ट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फास्ट होगा। शाबाश, ये भी मैंने बताया था। वाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड इन एल्कलाइन, मैंने कहा था एसिड डाल दोगे तो रस्टिंग फास्ट होगा और बेस में रस्टिंग स्लो डाउन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर रस्टिंग में क्रूशियल रोल आपको देखने को मिल रहा है H पॉजिटिव का, और इस एल्कलाइन मीडियम से आपको मिलेगा OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देगा H पॉजिटिव को, जो क्रूशियल है उसके लिए, ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइज कर दिया, H पॉजिटिव थम गया, काम बंद हो गया। अच्छा, विच नीचे कुछ विच विल हैव ग्रेटर मोलर कंडक्टेंस एंड वाई। अच्छा, ये है नीचे सवाल, ये पढ़ लो। 1 मोल KCl का 200 cc वॉल्यूम में और 1 मोल KCl का 500 cc वॉल्यूम में, कहता किस वाले में मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगा और क्यों। मोलर कंडक्टेंस 2 डब्बे बनाए, इसमें भी 1 मोल KCl और इसमें भी 1 मोल KCl, मतलब कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, समझ गए बात। अच्छा, अगर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है तो वॉल्यूम बदला है, यहाँ पे 200 cc और यहाँ पे 500 cc, बताओ इसका क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब cc वॉल्यूम ml, ठीक है। अच्छा, 200 से 500 चला गया, मतलब डाइल्यूशन करा होगा मैंने। अगर डाइल्यूशन किया मैंने तो आपको पता डाइल्यूशन से हमेशा, वो पीछे के लिए ग्राफ याद है, डाइल्यूशन से हमेशा मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, इधर के लिए डाइल्यूशन है, ठीक है ना। लैम्डा m वर्सेस √c हमेशा बढ़ेगा, डाइल्यूशन करने से हमेशा मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो किसका ज्यादा होगा, इस वाले का। क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन क्या है, इंटरआयनिक रिपल्शन घटेगा, अगर वीक होगा तो नए आयन भी बनेंगे, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग था, तो इसमें सिंपली क्या होगा, इंटर आयोनिक रिपल्शंस घटेंगे, इसकी वजह से लैम्डा m बढ़ेगा, इस वाले का ज्यादा होगा। ओके, कहता वाई लेड स्टोरेज बैटरी या सेकेंडरी कैन, अच्छा क्यों लेड स्टोरेज बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं, ये पूछा है। सेकेंडरी को क्यों रिचार्ज कर सकते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी या सेकेंडरी सेल को, बिकॉज रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, बिकॉज इन दीज सेल्स रिएक्शंस कैन बी रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग एन अपोजिंग पोटेंशियल फ्रॉम आउटसाइड, है ना। जब अपोजिट पोटेंशियल लगाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, वापस से वो जो आपके थे वो जनरेट हो जाते हैं, जो यूज हुए थे एनोड और कैथोड पे। ओके, केमिकल्स, व्हाट इज द नेम ऑफ केमिकल सब्सटेंस, हाँ ये पूछा है, कौन सा, अभी मैंने नाम लिया था ऊपर केमिकल का, मैंने कहा बिस्फिनोल, शाबाश बहुत अच्छी, बिस्फिनोल, क्या लगे, बिस्फिनोल, इसका फार्मूला क्या है, बिस्फिनोल, फिनोल ये जो बोलते हैं ना, बिस्फिनोल, 2 फिनोल टर्म देखिए मैम, बिस्फिनोल प्रिवेंट करता है कोरोजन को, ठीक है ना। हाँ, कभी कभार बाईफिनोल भी लिखा होता है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से चलेगा बिस्फिनोल है, बिस्फिनोल। ओके, हाँ ये बताओ जी, ये तो आना चाहिए, फैराडे कांस्टेंट की यूनिट, शाबाश। फैराडे कांस्टेंट कौन सा है, होगा नहीं होगा, क्या लग रहा है, वैसे जनरली बच्चा ऐसा सोचता है कि कांस्टेंट तो यूनिट नहीं होगा, लेकिन होते हैं। कॉलम पक्का, हाँ कॉलम तो है, चार्ज ही तो है वो, कॉलम बोलते ना देखना ध्यान, एक चीज़ भूल गया तो, हाँ कॉलम तो आता ही, मैं समझ गया, चार्ज ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, Q इज इक्वल टू NF, यही है, F इज इक्वल टू Q/N, सही है। कॉलम तो है लेकिन पर मोल है, आपको ये नहीं पता था, भूल गया आप। Faraday constant is the charge present on 1 mole of electron, per mole of electron, तो पर मोल भी साथ में आएगा ना, so that becomes कॉलम पर मोल, कॉलम मोल इनवर्स, सही है। सिर्फ कॉलम नहीं है, पर मोल भी साथ में है,
पर मोल भी साथ में, हाँ बाकी यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो तो वो अलग बात है, फिर वो दिक्कत वाली बात है कि आपने किसी और में कन्वर्ट करना है। अच्छा, कैन यू स्टोर CuSO4 सोल्यूशन इन जिंक पॉट? ना सर, सरासर नहीं, ऊपर वाले का बर्तन बना रखा नहीं हो सकता है ना, ये आपको पता है। कहता नेम द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन मर्करी सेल। शाबाश, मर्करी सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, पढ़ा है मैंने ये भी, ठीक है। मर्करी सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल, मर्करी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं ZnO प्लस Hg और साथ में अपना हो जाता है HgO, सिंपली HgO, ZnO और HgO, ओके। अच्छा जी, ठीक है, ये Hg कैथोड पे था, Hg कैथोड पे था, सो दिस इज ZnO एंड KOH, ZnO एंड KOH, बेसिक एल्कलाइन फ्यूल सेल वाला याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, ये भी पता आपको, व्हाट डज दिस नेगेटिव ई नॉट सेल वैल्यू इंडिकेट्स? ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, ऑक्सीडेशन करने की ताकत ज़्यादा है, और उसका जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो H पॉजिटिव से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इंटरनल व्हाट फ्लोज इन द इंटरनल, अच्छा इंटरनल सर्किट में क्या फ्लो करता है, कहता गैल्वेनिक सेल के आइंस, सही है ना, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आइंस न्यूट्रलाइज होने के लिए, इधर से उधर नहीं, सिर्फ न्यूट्रलाइज होने के लिए, ओके। व्हाट इज द EMF सेल व्हेन द सेल, अच्छा इक्विलिब्रियम पे सेल का EMF क्या होगा, EMF ऑफ द सेल इक्विलिब्रियम पे जीरो ई नॉट सेल इज इक्वल टू जीरो, स्टैंडर्ड है ना, ओके। Why does an aqueous solution of NaCl in electrolysis give H2 acid cathode and not sodium metal? ये बढ़िया सवाल है। जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे एक्वस NaCl का, कहता चार्जिंग पावर, हाँ, क्योंकि कैथोड पे H2 गैस लिबरेट होगा, सोडियम नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है या SRP वैल्यू ज़्यादा है, इसका रिड्यूस करने का ताकत है एज कम्पेयर टू सोडियम ज़्यादा है। सोडियम तो ऑक्सीडाइज होना चाहता है बेचारा, दैट इज़ वाई ये होगा, आपको पता है, ठीक है ना। मैं लिख लेता हूँ सिंपली हाई SRP वैल्यू, हाई SRP वैल्यू हाइड्रोजन का, ठीक है ना, H का, H पॉजिटिव का, ओके। विच टाइप ऑफ मेटल कैन बी यूज्ड इन कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन अगेंस्ट रस्टिंग? कल ही पढ़ाया था मैंने, कैथोड को अगर प्रोटेक्ट करना है कौन से मेटल यूज करें सर? वो वाले जो इससे ज़्यादा रिएक्ट, जो अपनी कुर्बानी देंगे, और अपनी कुर्बानी देने वाले इससे ऊपर वाले, और इससे ऊपर वालों में अच्छा नाम मैंने जिंक लिखा था, टिन लिखा था, और इवन मैग्नीशियम आ जाता है, ठीक है ना, ये सब के सब। वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन? तो डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों? कंडक्टिविटी ध्यान रखना, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है ना, सब बिकॉज ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, दैट इज व्हाई डिक्रीजेस, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज करेगा, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन घटेगा, नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करेगा, दैट इज व्हाई ऐसा होगा, ओके। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन था अल्कलीन, राइट द नेम टू केमिकल स्पीशीज दैट आर यूज्ड इन फ्यूल सेल्स, पढ़ा है मैंने भी। इसके अलावा कौन सा? हाइड्रोकार्बन और मिथेनॉल, बहुत अच्छे। तो मैं सीधा ऐसा लिख लूँ, जरा मिथेन लिख लूँ, चलेगा, और मिथेनॉल लिख लेता हूँ CH3OH, हाइड्रोकार्बन और मिथेनॉल। मिथेनॉल नहीं होता सर कि इसके पूरे अब मतलब इन जनरल इस हिसाब से देखा जाता है कि मान लीजिए किस में कितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने की क्षमता हो, उस हिसाब से देखा जाता है, तो मिथेल को स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है, मिथेनॉल को स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इवन इसी मिथेनॉल को ना, मैं जब आगे पढ़ाऊंगा आपको ऑर्गेनिक में, इसी मिथेनॉल को डिनेचुरड अल्कोहल भी पढ़ते हैं, और इसका यूज़ गैसोलीन जहाँ पे यूज़ करते हैं वहीं पे फ्यूल की तरह इसको यूज़ किया जाता है। ये तो आ गया ना फ्यूल सेल में, इसके अलावा भी इसका यूज़ किया जाता है, अच्छी खासा एनर्जी रिलीज करता है ये। अच्छा, हाउ मेनी कॉलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ FeO इनटू Fe2O3? फेरेड निकालना, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो काम बन जाएगा, सही है ना। हाउ मेनी कॉलम्स आर रिक्वायर्ड कन्वर्जन ऑफ 1 मोल FeO से Fe2O3 जाना है तो कॉलम्स बताने हैं, फेरेडे निकालो, कॉलम निकल जाएगा। 3 पे गया है शायद, कितना है सवाल नंबर 30? इसमें 1.5 ये आएगा FeO से Fe2O3, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, काम बन जाएगा। तो FeO O के ऊपर -2 तो इसके ऊपर +2, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे इसके ऊपर -2, 3 to the 6 तो इसके ऊपर +3, 3 to the 6 हो गया, +2 से कहाँ जा रहा है? +3, कितना फेरेडे? एक फेरेडे पे कितना कॉलम? 96500 कॉलम है ना, एक फेरेडे पे कितना कॉलम? 1 फेरेड इज इक्वल टू 965 इतना कॉलम, ठीक है। अच्छा, स्टेट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल। ओके, सेल पोटेंशियल को कौन कौन चेंज करवा सकता है बताइए? पढ़ा है, नर्नेस्ट में पढ़ा है, तो एक टेम्परेचर दूसरा कॉन्सेंट्रेशन है, नहीं है, ठीक है ना। तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और साथ में कॉन्सेंट्रेशन। अब वो डायरेक्टली इन्वर्सली लिख सकता मैं, डिपेंड करता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बात हो रही है। रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF ऑफ सेल, del G इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल, -NF E नॉट सेल, इसको पता है ऑलरेडी, ओके। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा हो गया, वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये बार बार आ रहा है,
NaCl का, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, क्लोरीन गैस एनोड पे, NaOH सोल्यूशन में बचेगा। अच्छा मोल्टन है सिर्फ, ओके। फिर मोल्टन में क्या होगा, कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट करेगा और एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट करेगा, ठीक है ना। कैथोड पे सोडियम और इस वाले के लिए मोल्टन के लिए, और एनोड पे Cl2 गैस। अगले वाले में एक्वस में कैथोड में H2 हाँ, और एनोड पे Cl2, सही है ना। ZnCl2 रोल आ गया, ऊपर ही पढ़ लिया। क्विकर इन ये भी पढ़ लिया। वन यूज ऑफ कोलरोशस लॉ मैं लिख रहा हूँ सीधा इतना ही, DOD निकालने के लिए। आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसके बाद सॉलिबिलिटी, और उसके बाद मेन एप्लीकेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा m नॉट निकालना, ठीक है ना। व्हाट इज सेल कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन एरिया फॉर अ गिवन कंडक्टिविटी सेल, दिस इज सेल कांस्टेंट, ओके। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके। अल्फा और मोलर कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन, वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लैम्डा m एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, सही है ना, ये रिलेशन था, ओके। व्हाट टाइप ऑफ सेल इज यूज्ड इन रिस्ट वॉचेस, रिस्ट वॉच में कौन सा सेल यूज हो जाता है। प्राइमरी, हाँ प्राइमरी होता है, लेकिन कौन सा प्राइमरी, शाबाश, मर्करी सेल ऑब्वियसली, बटन सेल है, बटन सेल, बटन सेल, बटन सेल, इसी को मर्करी सेल पढ़ते हैं। और इसके अलावा मैंने एक और यूज भी लिखा था इसका, अच्छा, हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स, हियरिंग जो ऊंचा सुनते हैं उनको ही लगाने। अच्छा, विच एसिड डज नॉट रिएक्ट विद रस्ट, ओ ओके ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। कहता कौन सा एसिड है जो रस्ट को इफेक्ट नहीं करता। अच्छा, जनरली जो रस्ट है ना आपका, है तो ये स्टेबल कंपाउंड्स, बट सर एसिड इसको इफेक्ट करता है, ये ध्यान में रखना, एसिड इसको इफेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट बात है। अब इसने लिखा, अब ये पर्टिकुलर ऐसे सवाल में गड़बड़ है, ऐसा कोई पर्टिकुलर एसिड होता नहीं है कि जो रस्ट के साथ इफेक्ट ना करे, बट कहीं ना कहीं जो आपके वीक एसिड्स हैं वो थोड़ा कम इफेक्ट करते हैं। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि जो वीक एसिड्स हैं वो थोड़ा कम इफेक्ट करते हैं, जो वीक एसिड्स हैं, जैसे अपना ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये थोड़ा कम इफेक्ट करते हैं। अदरवाइज रस्ट के साथ जनरली एसिड इफेक्ट करता ही है, रिएक्ट करता ही है इसके साथ, ठीक है। अच्छा नहीं अभी 3 मार्क्स वाले भी होंगे, हाँ चलो बताओ, पढ़ा मैंने ये वही यार, सेम करवाया था एक बार। बी आंसर है इसका, ये बी वाला कहता है 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं A और B, डाइल्यूट किया, B का लैम्डा m 1.5 टाइम बढ़ा और A का लैम्डा m 25 टाइम बढ़ा, जिसका 25 टाइम बढ़ा वो वीक और जिसका थोड़ा कम बढ़ा वो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये आएगा, याद है, हाँ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट, पता है ना, ठीक है। अच्छा, एसिडुलेटेड वाटर लिया आपने, मतलब पानी और H2SO4 का मिक्सचर, सही है, ओके। इलेक्ट्रोलाइज किया इसको, क्या था, pH पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो तोड़ते हैं पहले, क्या बनेगा बताइए, H2SO4 और यहाँ से बनेगा अपना H2O, सही है, यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से भी, यहाँ से SO4-2 और यहाँ से OH नेगेटिव, सही है। अब सर कैथोड पे तो कंपटीशन खत्म हो गया, तो कैथोड पे आ गया अपना H2 गैस, ठीक है, एनोड पे आ गया OH से O2, बचा क्या SO4-2 और यहाँ से H पॉजिटिव, फिर भी तो बचे हैं ना, सबके सब थोड़ी ना यूज हुए होंगे, इसका मतलब वापस H2SO4, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा है, तो pH में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, pH में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये जस्टिफाई करना था, मतलब आपको लिखना भी था कैसे होगा वो पता चल गया। व्हाट एडवांटेज, फ्यूल सेल के एडवांटेजेस बताइए, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है ना, आपको पता है, नो रिचार्जिंग, नो रिचार्ज, लाइफ टाइम, हाँ, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी याद है ना, एफिशिएंसी 60 से 70%, एफिशिएंसी, जीरो इमिशन, पोल्यूशन फ्री, और एक फायदा इसका एस्ट्रोनॉट्स को ये था कि साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता था जो कंजप्शन के लिए यूज करते थे, ओके, पता आपको ये वाली चीज़ तो। हाउ डज द डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस व्हेन लेड एसिड बैटरी इज डिस्चार्ज्ड, ओके। जब लेड एसिड बैटरी को डिस्चार्ज करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है लेड एसिड बैटरी में, पहले मुझे बता दो, 38% H2SO4, याद है, 38% H2SO4, मतलब डाइल्यूट H2SO4, ओके। कहता है इसका डेंसिटी कैसे चेंज करेगा जब लेड एसिड बैटरी को डिस्चार्ज करोगे। सर जब लेड एसिड बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं इसके 2 मोल यूज होते हैं, और जब इसके 2 मोल यूज करते हैं तो आपने देखा कि थोड़ी देर बाद आपका वाटर बन जाता है, एनोड में जब वाटर बन गया, यूज हो गया ना, ये इसका मास घटा, डेंसिटी घटा, क्योंकि यूज होगा, ये यूज होगा डिस्चार्ज के टाइम पे, और अगर यूज होगा तो किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, वाटर तो निकल ही रहा है साथ में, और उस वाटर से वापस H2SO4 नहीं बनता, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डेंसिटी घटेगा, इसका डेंसिटी घटेगा। दैट इज वाई आपको बार बार बैटरी वाटर यूज करना पड़ता है कुछ टाइम के बाद, ओके। अच्छा, डाइल्यूशन करने पे लैम्डा m इसका ड्रास्टिकली बढ़ता है, लेकिन इस वाले का ग्रेजुअली बढ़ता है, ठीक है, एक का ड्रास्टिकली और एक का ग्रेजुअली, ये है ड्रास्टिकली किसका बढ़ रहा है, वीक का, लैम्डा m वर्सेस C⁻² 1/2, ठीक है ना। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का
और ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है ना। Strong का तो straight ड्रास्टिकली वीक का, और उसका तो अब आपको बताना है क्यों, आपको पता है क्योंकि सर वीक के केस में नंबर ऑफ आइंस भी बढ़ते हैं, इंटरआयनिक रिपल्शन भी घटता है, मोबिलिटी भी बढ़ता है, तो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये आपको आपने अच्छे से देख रखा है, पढ़ रखा है। रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल रिएक्शन ईएमएफ, ये वो ठीक है, रिलेशंस आपको पता है, बताइए। गिब्स फ्री एनर्जी ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस, अब ई आ गया लेकिन इसका सॉरी ईएमएफ का पूछा है ना, तो ईएमएफ का डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ओके, माइनस एन एफ, ओके, ये आ गया। अब उसके बाद कहता है व्हाट विल बी द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैल्वेनिक सेल, ना व्हेन विल, कब होगा, हाँ कब होगा, जितना डेल जी घटेगा तब होगा। मैंने साथ में लिखवाया था ये कि जो मैक्सिमम वर्क है डब्ल्यू मैक्स या डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इट विल बी इक्वल टू माइनस डेल जी, जितना डेल जी घटेगा उतना मैक्सिमम वर्क होगा, ठीक है। डिफाइन करो जन, हाँ फॉर्मूला फर्स्ट, अब जब फॉर्मूला पूछे ना फिर Fe2O3.x टाइम्स H2O, ठीक है ना। अदरवाइज वो जो मैंने ऊपर बताया ना वो अभी तक कॉम्पिटेटिव में नहीं आया है, Fe2O3 आया है, ये सिर्फ पूछा है, अगर वो पूछा तो नीचे ऑल ऑफ दीज होगा, वो ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। सो Fe2O3.x टाइम्स H2O। अच्छा पूछा व्हाट इज कोरोजन, सर कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, नॉट ओनली केमिकल बट आप इलेक्ट्रोकेमिकल बोलें, इट्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना इन विच मेटल इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इट्स स्टेबल मेटालिक कंपाउंड्स, इट कुड बी हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा ये आ गया, वही नहीं करते स्टोर, नहीं करना चाह रहे हम, ठीक है। राइट दी सेल रिएक्शन विच अकर इन लेट, ये पता आपको रिचार्ज के टाइम पे और डिस्चार्ज के टाइम पे पता है ना, कैसे करना है वो ध्यान में है। अच्छा राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग प्लेटिनम, ओके। एक्वस कॉपर सल्फेट लिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, तो आपको रिएक्शंस लिखने, प्रोडक्ट लिखने हैं, सीधा बता दो, आपने पढ़ रखा है, डायरेक्ट बताओ मेरे को। एक्वस CuSO4 है, कैथोड पे क्या होगा कॉपर, एनोड पे क्या होगा एक्वस CuSO4 है, वहाँ से OH है तो O2, ठीक है। सोल्यूशन में क्या बचेगा, सोल्यूशन में बच गया एक तो H पॉजिटिव पानी से, ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया SO4 -2, सही है, 2 मोल इसके पकड़ लूंगा, बना लेगा H2SO, pH घटेगा, ठीक है। अच्छा जी स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, सिंपल है, रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP वैल्यू, इसका जितना कम माइनस में उसका उतना। अच्छा पता है ना सबसे कम किसका दिखने को मिल रहा है, सबसे कम तो पोटेशियम का ही है, ठीक है, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मर्करी, उसके बाद सिल्वर, पता है आपको, ठीक। ओके इतना कॉन्सेंट्रेशन, ये सीधा यूनिट देख के समझ में आया, ये कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस मोलर निकालना है 1/r × L/A, लेकिन सर सॉरी लैम्डा m था ना, लैम्डा m निकालना है, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा × 1000 अपॉन मोलैरिटी, कापा × 1000 अपॉन मोलैरिटी भी दिया है, कापा भी दिया, पुट कर लो आंसर मिल गया, सही। हाउ मच चार्ज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ Cu+2 टू Cu, ओके Cu+2 से Cu जाना है, 2 फैरेडे लगेगा, कितना 2 फैरेडे, चार्ज में कन्वर्ट करना है 96500 से मल्टीप्लाई। अच्छा इससे इधर जाना करवाया मैंने, ये पता +7 में होता है, 7 से 2 जाना है 5 फैरेडे, ओके। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, क्या सर कंडक्टिविटी घटेगा, ये घटेगा क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम में घटता है, और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, आपको पता है, ओके। अब ड्रास्टिक चेंज वीक के लिए ड्रास्टिकली बढ़ेगा, वीक के लिए, और स्ट्रॉन्ग के लिए ग्रेजुअली बढ़ेगा, बहुत अच्छे। ये मैंने कल भी बनाया था, मैंने उस फुल लेंथ में भी बनाया ये सवाल, देख NaAC में बता रहे थे, एसिटिक एसिड के लिए यूज़ होता है AC वाला। ये लैम्डा m एसिटिक एसिड का निकालना है, मतलब आपको निकालना है CH3COOH का, इसी को लिखते हैं HAC, इस तरीके से इसका निकालना है, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा, कम बन जाएगा, ठीक है, इसको प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, पता आपको ये भी। अच्छा NiNO3 ट्वाइस का सोल्यूशन है, उसको करंट दे रखा 5 एम्पियर का, और 20 मिनट के लिए करंट पास कर रहे हैं, मास निकालना है कितना डिपॉजिट करेगा, MIT/Z, याद है MIT/NF, MIT/NF, ओके। N कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फैरेडे का वैल्यू पुट किया, मोलर मास कितना निकल का पुट करना, अच्छा दे नहीं रखा है इसने, 59 पुट कर लीजिएगा, ये कल ही बताया शायद मैंने उसमें, यार सेम ही था तो, है ना। स्टैंडर्ड एक्सप्लेन फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, पता है, लॉज पूछे तो दोनों लॉज पूछे तो दोनों आपको पता है ये। अच्छा केमिकल रिएक्शन लाइक ये भी पता है। विच सेल इज मोर एफिशिएंट देन द अदर, वाई फ्यूल सेल, ऑब्वियसली फ्यूल सेल सबसे एफिशिएंट कौन से हैं, फ्यूल सेल, ठीक है ना, मोर एफिशिएंट देन द अदर, ऐसा इसलिए क्योंकि सर यहाँ पे बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है ऐसा कुछ, सारा का सारा आउटपुट जितना भी इनपुट दे रहे हो मैक्सिमम आउटपुट में कन्वर्ट होना चाह रहा है। 100% कभी भी नहीं होता है, आपको भी पता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि जितना इनपुट दे रहे हो उतना ही आउटपुट, ऐसा तो नहीं होता कभी भी, लेकिन थ्योरेटिकली 100 है, अदरवाइज 60 से 70% एफिशिएंसी रखता है, 100% तो इम्पॉसिबल है, वरना फेल हो जाएगा। इवन पिछली बार किसी ने
ठीक है, ये आगे 2 मार्क्स वाले।